हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने रात 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित। तब मेरे प्यारे बच्चों, अभी जैसे मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैराथन क्लास के लिए, तो एक्सप्रेस की क्लास के साथ ही आपको ये मैराथन क्लास दे दी जाएगी। और आज मैं आपको इतिहास की मैराथन क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ। मोटे मोटे पॉइंट जो इतिहास के प्राचीन, मध्य, आधुनिक तक मैं आपको आज कवर करा दूंगा। उसके बाद कल आपका आधुनिक भारत भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक दो दिन बाद आपकी फिर करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास चलेगी। जितना भी करंट अफेयर्स आपका है, चाहे वो कोई अवार्ड है, कोई नियुक्ति है, कोई ऑपरेशन है, कोई समिति है, कोई तूफान है, कोई योजना है, कोई खेल है, तो मेरे पैसे वो सब आपके सामने पूरी PDF फाइल आपके सामने आ जाएगी। और ये आज इतिहास की मैं मोटे मोटे क्वेश्चन की आपकी मैराथन क्लास लेकर आया हूँ। मोटे मोटे पॉइंट आपको देखने हैं जहाँ से आपके इतिहास के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी इस क्लास के साथ आप जुटिए और क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट के साथ। देखिए आप सबसे पहले देखिए आप, मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अगर आपने पहले से टॉपिक पढ़ रखे हैं तो आपको नोट करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि टाइम अब आपके पास इतना है कि आपको नोट्स नहीं बनाना है। पहले लेक्चर को ज्यादा सुनना है। अगर याद नहीं है तो नोट कर सकते हैं आप, वरना कोई फेयर कॉपी इस तरीके से अभी जल्दी में नहीं बनानी है। क्लियर? अब आपके पास टाइम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, सुनने के लिए, रीडिंग करने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की बात हम करते हैं, तो अगर आपका इसका समय आपसे पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे इसका समय क्या आएगा? किस समय की ये घटना, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ पर वास करते थे? समय पूछे तो बता देना 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 से ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। क्लियर? और समय मापने की पद्धति पूछे तो कार्बन डेटिंग पद्धति। कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिखूंगा नहीं, सिर्फ मुंह से बोलूंगा, आपको सिर्फ सुनने हैं। ऑलरेडी आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। क्लियर? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय मापने की पद्धति क्या है? कार्बन डेटिंग पद्धति है। और समय कितना रहा है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच समय रहा है। तो मेरे प्यारे देखिए आप, इस सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की खोज कब हुई है? अपने कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। आप अगर नहीं लिखना चाहते आप ऐसे ही सुन भी सकते हो आप। मैंने यहाँ पर लिखा हड़प्पा, आपको इसके आगे लिखना है 1921। और किसने इसकी खोज की है? दयाराम साहनी। मेरे प्यारे दयाराम साहनी। चलिए आप, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? मोहनजोदड़ो की खोज करने वाला कौन था? 1922 में इसकी खोज हुई है RD बनर्जी के द्वारा। RD बनर्जी के द्वारा। क्लियर? चलिए आप, कुछ अब यहाँ पर जो हमें एविडेंस मिले उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप, जो भी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कुछ एविडेंस मिले उनको देखना आपको। देखिए आप मेरे प्यारे, साक्ष्य यहाँ से खुदाई से हमें जो एविडेंस मिले हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सूती कपड़ा, तो सूती कपड़ा के एविडेंस हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिले हैं? जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया गोदीवाड़ा के एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं? चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पाशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? पाशुपति शिव की उपासना कहाँ पर होती थी? तब मेरे प्यारे यहाँ पर भी आप बता सकते हो आप। और विशाल स्नानागार के एविडेंस हमें कहाँ से मिले? विशाल स्नानागार के एविडेंस कहाँ से मिले? मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले? मनके बनाने के कारखाने सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से हमें मिले? और जुते हुए खेत कहाँ से मिले? जुते हुए खेत और कच्ची ईंटों के मकान, जुते हुए खेतों के एविडेंस हमें कहाँ से मिले? तब मेरे प्यारे बच्चों, आप इनका आंसर बता सकते हैं आप। अभिलेख युक्त मोहरे भी हमें कहाँ से मिली हैं? अभिलेख युक्त मोहरे हमें कहाँ से मिली हैं? अपने कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर लिख सकते हैं आप। क्लियर? एक और लिखिए आप यहाँ पर R37 कब्रिस्तान हमें कहां से मिला है? तो खुदाई से अगर आपसे कोई एविडेंस पूछा जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से बाहर नहीं आएगा। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का कोई एविडेंस आपसे पूछ लिया गया तो आपसे इनमें से बाहर नहीं आएगा। जैसे गोदीवाड़ा, मैं आपको आंसर नहीं लिखूंगा, आपको सिर्फ लेक्चर दूंगा, आपको सिर्फ सुनना है। गोदीवाड़ा और चावल के एविडेंस कहां से मिले? लोथल से मिले। और पाशुपति शिव की मूर्ति कहां से मिली? मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार भी कहां
से मिला है? मोहनजोदड़ो। और मन के बनाने के कारखाने कहां से मिले? चनहुरडो। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा। सूती कपड़ा कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो। R37 कब्रिस्तान कहां से मिले? हड़प्पा। अभिलेख युक्त मोहरे भी कहां से मिली है? हड़प्पा। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे पैचों से, मैंने आपसे बोला है कि आपको सिर्फ मैं ज्यादा से ज्यादा लेक्चर दे सकता हूं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि एक एक पॉइंट, ऐसे तो मेरे पैचों सिंधु घाटी सभ्यता ही 2 दिन में 3 दिन में पूरा नहीं होगा। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप नेक्स्ट देखिए, आप मैंने यहाँ पर लिखा मेरे पैचो, लिखिए आप सिंधु घाटी सभ्यता। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता, तो मेरे पैचो जो भी लेक्चर मैं आपको दूंगा आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी पूरी PDF फाइल आपके टेलीग्राम पर यानी अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लेना। अगर प्राचीन भारत में आज आपको लेक्चर दे रहा हूं, प्राचीन मध्यकालीन, तो इसकी PDF फाइल आपको आपकी टेलीग्राम पर या दिल्ली बुल्स की जो साइट है आप वहां से भी आप ले सकते हैं। आप जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है उनके पास तो ऑलरेडी वो है, तो आपके टेलीग्राम पर भी वो अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से उसको ले सकते हैं। आप समझिए, आप सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता, तब मेरे पैचो आपका सही आंसर क्या आएगा? कैसी सभ्यता? नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता या इसको बोलते हैं शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता सी? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? लिपि कैसी थी मेरे पैचो? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कैसा था? मेरे पैचो अगर आपसे व्यवसाय पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? व्यवसाय कृषि था। और सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत कहां से मिलता है? खुदाई से मिलता है या उत्खनन से मिलता है? मेरे पैचो खुदाई से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रिय पालतू जानवर क्या था? कुत्ता था। मेरे पैचो सिंधु घाटी सभ्यता से अगर क्वेश्चन आया तो आप लॉजिकल भी आप ठीक कर सकते हैं। आप चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप मेरे पैचो देखिए, आप चलिए आप वैदिक सभ्यता। कभी आपसे पूछा कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, वैदिक सभ्यता पर भी 2-4 क्वेश्चन देख सकते हो आप। वैदिक सभ्यता का समय 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा है। 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता रही है। और आर्य भारत में कहां से आए? अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्य भारत में कहां से आए? आर्य भारत में कहां से आए? तो मेरे पैचो आपका सही आंसर क्या आएगा? मध्य एशिया से आए हैं। और ये किसने बोला है कि वास्तव में आर्य मध्य एशिया से आए? ऐसा बोलने वाला कौन है? मैक्स मूलर ने सिद्ध कर दिया कि आर्य कहां से आए? मध्य एशिया से आए। और बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को कहां का निवासी बताया? उत्तरी ध्रुव का बताया। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों को तिब्बत का निवासी बताया। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप एक कंटेंट पूरी PDF फाइल आपको मिल जाएगी, सिर्फ लेक्चर के द्वारा आप एक बार रिमाइंड कर लो कि ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आप इसी में देखोगे, आप आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है? श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य शब्द किसको इंडिकेट करता है? किसका सूचक है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? किसी भाषा का है या मेरे जाति का है? भाषा का, ये भाषा को इंडिकेट करता है। किसको? भाषा को इंडिकेट करता है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद पूछे, सबसे प्राचीन आपसे महाकाव्य पूछे, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछे तो मेरे प्यारे आपका सही आंसर क्या आएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद के राइटर कौन है? ऋग्वेद के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। सबसे बड़े 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? सबसे बड़े
दो महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपना आंसर बता सकते हैं। सबसे बड़े दो महाकाव्य, एक महाभारत एक रामायण, महाभारत और रामायण। सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो महाभारत, और सबसे प्राचीन महाकाव्य पूछा जाए तो रामायण। और महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। और रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। और मुगल काल में महाभारत का क्या नाम पड़ गया मेरे प्यारे? रजनामा, रजनामा। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप एक एक कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखिए आप 16 महाजनपदों का वर्णन। 16 महाजनपदों का वर्णन। 16 महाजनपद हमने यहां पर लिख दिया 16 महाजनपद, जिनमें मैंने आपसे पूछ लिया मगध की राजधानी। मगध की राजधानी कहां पर थी? मगध की राजधानी राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह। अंग की राजधानी कहां पर थी? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। और काशी की राजधानी कहां पर थी? वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। और तक्षशिला की राजधानी, गांधार की राजधानी तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला। और वज्जिज की राजधानी वैशाली। वज्जिज की राजधानी वैशाली। और मेरे प्याचो अस्मक की राजधानी पोटली। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली, जो दक्षिण भारत में अकेला महाजनपद गोदावरी नदी पर बसा हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों महाजनपद 16 महाजनपदों का वर्णन हमें कौन से दो ग्रंथों में मिलता है? एक भगवती सूत्र और एक अंगुत्तर निकाय। एक भगवती सूत्र और एक अंगुत्तर निकाय। चलिए आप पूरी पीडीएफ फाइल आपको इसकी मिलेगी, टेलीग्राम से ले लेना आप, या फिर आप जो दिल्ली पुलिस की साइट है वहां से भी, वहां पर तो डली हुई है। टेलीग्राम पर भी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से भी उसे ले सकते हो। आप जिन बच्चों ने दिशा एकेडमी दादरी का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जिनके मोबाइल में टेलीग्राम नहीं है वो प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने नंबर से रजिस्टर करने के बाद उसमें सर्च लिखा रहता है, वहां पर लिखिए आप दिशा एकेडमी दादरी। जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम का नाम है। आप उसमें ज्वाइन होकर दिशा एकेडमी दादरी, वहां पर आपको पूरी पीडीएफ फाइल आपको दिखाई देगी। और मेरे प्याचो ये इतिहास की पीडीएफ फाइल नहीं, आपको हर सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल वहां पर दिखाई देगी, आप वहां से कर सकते हो। आप अब समय इतना नहीं है मेरे प्याचो कि आप एक क्वेश्चन लिखो और 4 ऑप्शन देखो, ऑब्जेक्टिव करो। आप अब टाइम आपके पास इतना कम है, तो मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा कवर करना है, सब्जेक्ट को कवर करना है तो वन लाइनर से ही कवर हो सकता है। अब ऑब्जेक्टिव में टाइम ज्यादा लगेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखो 4 पर, फिर 4 में आपको आंसर बताओ, तो मेरे प्यारे ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आपके ज्यादा हो जाएंगे, पीडीएफ फाइल लगाकर भी आपके क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे और आपकी कम समय में प्रैक्टिस हो जाएगी जो भी आपने मेहनत की है। चलिए आप मेरे प्यारे बताइए, आप मगध यानी हर्यक वंश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। हर्यक वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे आपका आंसर क्या आएगा? बिंबिसार। हर्यक वंश का फाउंडर कौन है? बिंबिसार। और इस हर्यक वंश में कौन कौन से राजा गद्दी पर आए? अजातशत्रु भी इसी वंश का राजा है। और राजा उद्यन भी कौन से वंश का राजा है? ये भी हर्यक वंश का राजा है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उद्यन। बिंबिसार इस वंश का फाउंडर है और इसके दरबार में एक जीवक डॉक्टर रहता है, जीवक दरबार में इसके में है, जीवक दरबार में है। और अजातशत्रु ने कौन सी एक संगति कराई है? प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति किसकी देन है? अजातशत्रु की देन है। और राजा उद्यन ने कौन सा नगर बसाया? पाटलिपुत्र नगर बसाया। पाटलिपुत्र नगर बसाया। राजा उद्यन ने कौन सा नगर बसाया? पाटलिपुत्र नगर बसाया। मेरे प्यारे देखिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप हर्यक वंश के बाद हम चर्चा करते हैं नागवंश। नागवंश का फाउंडर मेरे प्यारे कौन है? नागवंश। मैंने यहाँ पर लिखा नागवंश, नंदवंश, दोनों वंशों के फाउंडर आपको लिखने हैं इनके सामने। नागवंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग। नागवंश का संस्थापक कौन है?
शिशुनाग है और इस शिशुनाग में इस वंश में एक राजा हुआ है कालाशोक। कौन सा एक राजा? कालाशोक। कालाशोक ने कौन सी बौद्ध संगति कराई? कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगति कराई है। दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई? वैशाली में हुई है और ये इस वंश का फाउंडर है। नंद वंश का अंतिम राजा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद। घनानंद की हत्या किसने कर दी? मौर्य वंश के राजा चंद्र मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से घनानंद की हत्या और मौर्य वंश की स्थापना। जिस टाइम सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस टाइम मगध का राजा कौन था? घनानंद था। चलिए मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। मोटे मोटे ऑरली आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं जिससे कि आपको इन टॉपिक पर आपका ध्यान जाए और आपका कोई ऐसा क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए अब मैंने आपसे यहाँ पूछ लिया मौर्य वंश। मौर्य वंश में कौन कौन से राजा हुए? एक राजा जो संस्थापक है इस वंश का, मौर्य वंश का फाउंडर मेरे प्यारे जो बताइए कौन रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य इसने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म अपनाया। जैन धर्म की दीक्षा ली। जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? गुरु कौन था? भद्रबाहु। भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और अपने अंतिम दो वर्ष कहां पर व्यतीत किए? अंतिम दो वर्ष कहां पर व्यतीत किए? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में व्यतीत किए और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मौर्य वंश का फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। वह प्राचीन भारत का वह कौन सा राजा था जिसने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला? यह स्टेटमेंट इसके लिए किसने दिया है? प्लूटार्क ने दिया है मेरे प्यारे, प्लूटार्क ने दिया है। चलिए आप चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक क्वेश्चन और जोड़ूंगा। मेगस्थनीज नामक राजदूत किसके दरबार में आया? कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज को इसके दरबार में किसने भेजा? सेलुकस निकेटर ने मेगस्थनीज नामक राजदूत को किसके दरबार में भेज दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और इसने यहाँ पर कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। और इंडिका में सबसे पहले भारत में 7 जातियां बताई गई हैं। प्राचीन भारत की कौन सी एक बुक में भारत में 7 जातियों का वर्णन है? इंडिका में है। चलिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप बहुत अच्छे कंटेंट के साथ लिखिए। आप इसी वंश का एक राजा बिंदुसार। इसके भी 2 क्वेश्चन आपको पढ़ने, ज्यादा इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है। बिंदुसार इसके समय की बात करोगे तो 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व का इसका समय है और इसके बारे में सिर्फ 2 क्वेश्चन है। एक तो इसने आजीवक संप्रदाय अपनाया, आजीवक संप्रदाय को अपनाया और एक इसके दरबार में डाइमेक्स नामक राजदूत दरबार में आया। डाइमेक्स नामक राजदूत दरबार में आया। ये 2 ही क्वेश्चन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, सिर्फ आप पॉइंट को समझ सकते हैं। चलिए आप इसके बाद अशोक, इसी वंश का एक राजा, मौर्य वंश का एक राजा है अशोक के बारे में 2-4 पॉइंट देखोगे आप, ज्यादा नहीं देखोगे आप। देखिए आप अशोक का एक तो आपको राज तिलक का सन पता होना चाहिए कि अशोक का राज तिलक कब हुआ। अशोक ने कलिंग पर अटैक कब किया? कलिंग पर आक्रमण कब किया? अपने कमेंट बॉक्स में आप स्पीड के साथ आंसर भी लगा सकते हो आप। अशोक का राज तिलक अगर आपसे पूछा जाए तो 269 ईसा पूर्व और कलिंग पर अटैक इसने कब किया? 261 ईसा पूर्व। और कलिंग युद्ध के बाद इसने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। दीक्षा किससे ली? गुरु कौन था? उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किसने? अशोक ने। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की है? अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा है? अभिलेखों की खोज करने वाला कौन था? अगर कभी अभिलेख की खोज की बात आए तो टिफेन थेलर लगाना है, टिफेन थेलर। लेकिन इस पर इसके अभिलेख पढ़े ही नहीं गए। इसके अभिलेख पढ़ने में सफलता किसको मिली है? तब मेरे प्यारे आप लगाओगे जेम्स प्रिंसेप 1837। जेम्स प्रिंसेप 1837। बहुत सब्जेक्ट हैं जी
जीएस के। मेरे प्याचो बिल्कुल आप सोच रहे होगे, कमेंट बॉक्स में भी आप आज लिखोगे कि क्लास स्पीड के साथ चल रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास आपके लिए नोट्स बनाने के लिए क्लास नहीं चल रही है, ये सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए और सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए क्लास चल रही है। पूरा मटेरियल पीडीएफ फाइल में टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लेना। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप मेरे प्यारे बच्चों, मौर्य वंश का अंतिम राजा, मौर्य वंश का अंतिम राजा, मौर्य वंश का अंतिम राजा अगर कभी आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? वृद्धरथ। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? वृद्धरथ। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, मौर्य वंश का अंतिम राजा वृद्धरथ। और देखिए आप नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा शुंग वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, कुषाण वंश। तो मेरे पहचान इन चारों के फाउंडर बताइए आप। देखिए आप, शुंग वंश का फाउंडर कौन है? पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग इसका फाउंडर है मेरे प्यारे। पुष्यमित्र शुंग इसका फाउंडर है। और कण्व वंश का फाउंडर कौन है? वासुदेव है, वासुदेव। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है मेरे प्याचो? आप अगर आपसे पूछे तो आपको लगाना सिमुख है। और कुषाण वंश का फाउंडर कौन है? कुजुल है। लेकिन कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा कौन हुआ है? राजा कनिष्क है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पतंजलि किसके दरबार में था? शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि था, जो जिसे दो अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित बनाया गया। और पतंजलि का एक ग्रंथ भी है, महाभाष्य ग्रंथ। योग दर्शन के जनक कौन है? पतंजलि है। न्याय दर्शन के जनक कौन है? गौतम है। सांख्य दर्शन के जनक कौन है? कपिल मुनि है। और आपका भरतनाट्यम किसने लिखा है? तो मेरे नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। मेरे प्याचो देखिए आप, अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्याचो। अभी मैंने यहाँ पर एक राजा का और जिक्र होगा, राजा कनिष्क अपना में एक महान राजा हुआ है। और कौन से वंश का राजा है? कुषाण वंश का राजा है। तो राजा कनिष्क के बारे में अगर क्वेश्चन की बात करोगे तो ये अपने वंश का सबसे महानतम राजा हुआ है, सबसे महानतम राजा हुआ है मेरे प्यारे, सबसे महानतम राजा। और राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में क्या चलवा दिया? शक संवत चलवा दिया, शक संवत चलवाया। चरक किसके दरबार में था? चरक किसके दरबार में? चरक दरबार में। तो मेरे प्यारे इसने कौन सी बौद्ध संगति कराई? चौथी बौद्ध संगति कराई, चौथी बौद्ध संगति कराई मेरे प्यारे, चौथी बौद्ध संगति कराई। और कहां पर? कुंडलवन कश्मीर में। और अध्यक्ष किसको बना दिया? वसुमित्र। और चौथी बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। तो यहां पर मेरे प्यारे एक पॉइंट और देखिए आप, गांधार एवं मथुरा शैली अपने चरम पर कौन से काल में थी? गांधार एवं मथुरा शैली, गांधार एवं मथुरा शैली अपने चरम पर कौन से काल में थी? कुषाण काल में थी। ये क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस में और कई बार सिविल में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ। नागार्जुन भी किसके दरबार में है? नागार्जुन भी इसके दरबार में है। वसुमित्र भी है, अश्वघोष भी है, सब इसके समकालीन है। चलिए आप मेरे प्यारे जो अच्छे कंटेंट के साथ, अभी आपका एक पॉइंट रह गया धर्म के ऊपर, उसे भी आप 1 मिनट देख सकते हो आप। जैसे मेरे प्यारे देखिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक अगर आपसे पूछा गया तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? गौतम बुद्ध। अगर गौतम बुद्ध के क्वेश्चन की बात करोगे तो मैंने पूछा गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ? माता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? बचपन का नाम, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? कौन से वंश से गौतम बुद्ध बिलोंग करते हैं? और उनकी पत्नी का नाम क्या था? मेरे प्यारे बता सकते हैं आप। और गृह त्याग इन्होंने कब किया? ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? ज्ञान प्राप्ति इनको कब हुई? ये सब
क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्राप्ति कब हुई, प्रथम उपदेश कहां पर दिया, प्रथम उपदेश इनका कहां पर था, सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश मेरे प्यारे बच्चों कहां पर दिए, श्रावस्ती में दिए। और महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ, कुशीनगर, कुशीनगर। तो मेरे प्यारे बच्चों गौतम मुझसे कोई क्वेश्चन आएगा तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर लिखे इनसे बाहर नहीं आएगा, इनसे ज्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है। जन्म पूछ सकता है, माता पिता, बचपन का नाम, वंश कौन से वंश से बिलोंग करता है, और पत्नी का नाम क्या है, गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में, ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई है, प्रथम उपदेश कहां पर दिया है, सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश कहां पर है, श्रावस्ती, और महापरिनिर्वाण कहां पर, मोक्ष को प्राप्ति कहां पर हुई है, तो कुशीनगर मेरे प्यारे कुशीनगर। और कितनी बहुत संगतियां हुई हैं, 4 हुई हैं। तो आरवीपी के राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप गौतम बुद्ध का आपको मैंने हिंट दे दिया है, कितना आपको याद करना है, इससे ज्यादा याद नहीं करना है, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, अगर मैंने यहाँ पर जैन धर्म लिख दूं मेरे प्यारे, जैन धर्म, इसको देखिए आप, जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक अगर आपसे पूछे जाए तो जैन धर्म के फाउंडर कौन आएंगे, ऋषभ देव आएंगे, ऋषभ देव। अगर दूसरे तीर्थकर इनके पूछे जाए, दूसरे तीर्थकर, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे, अजीतनाथ, अजीतनाथ। तो 23वें तीर्थकर मेरे प्यारे कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और मेरे प्यारे 24वें तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर हैं। और नंबर की बात करो तो 24वें हैं। और महावीर स्वामी के जन्म की बात करोगे आप तो महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ, महावीर स्वामी की माता का नाम, पिता का नाम, बचपन का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, बचपन का नाम, पत्नी का नाम, वंश कौन से वंश है, ज्ञात्रक वंश से हैं। और गौतम बुद्ध कौन से वंश से थे मेरे प्यारे बच्चों, शाक्य वंश से थे। और इनका गृह त्याग, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। तब मेरे प्याचो कहां पर इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया, प्रथम उपदेश महापरिनिर्वाण पावापुरी में है। तब जैन संगतियां कितनी हुई है, 2 जैन संगतियां हुई है, एक पाटलिपुत्र में, एक बल्लभी गुजरात में। तो मेरे प्याचो सिर्फ क्लास आपको सिर्फ नोट्स बनाने के लिए नहीं दी गई आज सिर्फ आपको सिर्फ आईना दिखाने के लिए, आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज, मोटा मोटा रिवाइज करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इतिहास को बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा, पूरी पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम से ले लेना आप। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए, आप इन पर आपको फोकस रखना है, इनसे ज्यादा नहीं पढ़ के जाना है। जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा मेटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, ज्यादा मेटेरियल की तरफ भाग रहे हैं, परीक्षा को फेल कर जाएंगे। इसलिए मैं आपके सामने ये सब क्लास लेकर आया हूं आपको समझाने की वजह से कि आपको इन पॉइंट पर इतना इतना ध्यान देना है। चलिए आप जैन धर्म हो गया, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म आपका हो गया, मौर्य वंश से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, कुषाण भी बता दिया है, और आपका शुंग वंश भी हो गया, सातवाहन भी हो गया, कर्ण वंश के फाउंडर भी आपको बता दिए। तब मेरे प्याचो नेक्स्ट देखिए आप गुप्त काल। गुप्त काल में यहाँ पर देखोगे आप कौन कौन से राजा पर हम जिक्र करते हैं। गुप्त काल का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ये गुप्त वंश का फाउंडर है, यही अपना में क्वेश्चन है। इसके बाद गद्दी पर कौन आया, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो मेरे प्याचो क्या बताओगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्याचो देखिए, आप बहुत बढ़िया आपके सामने रिपीटेशन चल रहा है, मैराथन क्लास। चलिए आप अब यहाँ पर हमने एक राजा का जिक्र किया है, समुद्रगुप्त। तो मेरे प्यारे बच्चों समुद्रगुप्त से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ मैं लेक्चर ऑरली आपको बता रहा हूँ। एक तो ये भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त के लिए बोला गया है। और कविराज की वादी, कविराज की वादी, इसे कविराज की वादी, किस गुप्त राजा को कविराज भी बोला गया है, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे बोला गया है, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त। इसका दरबारी कवि आपसे पूछ सकता है, जिस क्वेश्चन पर उसका ध्यान जाएगा वही क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं। समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन, कविराज, दरबारी कवि कौन था, हरिसेन। और ज्यादा टेक्निकल पूछेगा तो हरिसेन ने कौन सा एक अभिलेख लिखा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मेरे प्याचो क्या लिखा हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। तो वीणा बजाते व्यक्ति के
चित्र मिले हैं, इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए व्यक्ति के चित्र मिले हैं, इसीलिए इसको कविराज कहते हैं, इसीलिए इसको कविराज कहते हैं। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप समुद्रगुप्त पर आपका पॉइंट क्लियर हुआ, आएगा तो इसमें से आएगा वरना क्वेश्चन ही नहीं आएगा, यह भी आपसे प्रॉमिस है, आपसे वादा है। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करते हैं तो यहां से भी क्वेश्चन आपके लिए आना लाजमी हो जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड वो सेकंड है जिसने कौन सी उपाधि धारण कर ली, विक्रमादित्य। ये भारत में पहला विक्रमादित्य है। इसके बाद कितने राजाओं ने उपाधि धारण की, 14 राजाओं ने ये उपाधि धारण की। 14वां विक्रमादित्य कौन था, हेमू था, हेमचंद्र रॉय था, जिसने पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा है 1556 में। मेरे प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त सेकंड, इसके दरबार में एक चीनी यात्री भी आया है, चीनी यात्री फाहियान। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया। इसके दरबार में मेरे प्यारे बच्चों कितने विद्वान, 9 विद्वान इसके दरबार में हुआ करते थे, जिनमें कालिदास भी एक है। कालिदास धनवंतरी कौन था, चिकित्सक था, धनवंतरी। वाहरामीर मेरे प्यारे वाहरामीर, और वाहरामीर हो गया, अमर सिंह हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 विद्वान हैं, तो 9 आपको पूरे नहीं करने, मैंने बता दिया। वाहरामीर ज्योतिष था, धनवंतरी चिकित्सक है, कालिदास है, अमर सिंह है, और कालिदास की जो रचनाएं हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूत, ऋतु संहार, इनमें से एग्जाम में रचनाएं पूछ ली जाती हैं। कालिदास किस राजा के समकालीन रहे हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के समकालीन रहे। अगर चंद्रगुप्त सेकंड से क्वेश्चन आया तो इनसे बाहर नहीं आएगा। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप तो मेरे पैसे देखिए, आप एक राजा का यहाँ और जिक्र करते हैं हम, कुमारगुप्त पर भी आपके 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगर आएगा तो इनमें से आएगा, वरना क्वेश्चन भी नहीं आएगा। देखिए आप कुमारगुप्त में क्वेश्चन आया तो नालंदा विश्वविद्यालय आ सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा है, अगर पूछा जाए तो कुमारगुप्त लगाना। सर्वाधिक अभिलेख किस राजा के मिले हैं, तो कुमारगुप्त लगाना। सर्वाधिक अभिलेख भी हमें किस गुप्त राजा के मिले हैं, सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त किस गुप्त राजा के हुए हैं, तो कुमारगुप्त के हुए। मेरे प्यारे कुमार, इसके सिक्कों पर मयूर की आकृति मिली है, इसके सिक्कों पर नहीं आएगा तो इन दोनों में से आएगा, वरना नहीं आएगा। चलिए आप मेरे पैचो अच्छे कंटेंट के साथ, बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे चलना है। गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन है, गुप्त वंश का जो अंतिम राजा है मेरे पैचो भानुगुप्त है। गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन है, अंतिम राजा भानुगुप्त है। गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन है, भानुगुप्त। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश के बाद आता है गुप्तोत्तर काल, जिसमें सिर्फ एक ही राजा का जिक्र हम करते हैं, राजा हर्षवर्धन। तो मेरे प्याचो देखिए आप, राजा हर्षवर्धन का जो समय रहा है 606 से लेकर 647 का इसका समय रहा है। कभी कभी इसकी शताब्दी पूछ ली जाती है, तो कौन सी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन है। और इसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो इससे पूछे जाते हैं, वरना उससे कोई अलग क्वेश्चन नहीं आता है। एक सबसे पहला क्वेश्चन, ये कौन से वंश का राजा है, इसका वंश आपको बताना है। इसने राजधानी कहां पर बनाई, इसके पूर्वजों की राजधानी कहां हुआ करती थी, थानेश्वर हुआ करती थी। और राजा हर्षवर्धन ने राजधानी कहां पर बनाई, कन्नौज में। राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहां पर थी, कन्नौज। और ये कौन सा, चीनी यात्री हवेनसांग, हैसे हर्षवर्धन इसके दरबार में आया। चीनी यात्री हवेनसांग दरबार में, और इसका दरबारी कवि कौन था, तो मेरे प्यारे बच्चों राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट ने कौन कौन सी रचना लिखी है, यानी हर्षचरित लिखा है। हर्षचरित किसने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है। और राजा हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के किस राजा ने नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया, चालुक्य वंश के पुलकेशिन सेकंड द्वारा। चालुक्य वंश के पुलकेशिन सेकंड द्वारा, पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर हराया। अगर राजा हर्षवर्धन से कोई क्वेश्चन आया तो मेरे प्यारे बच्चों इनसे बाहर नहीं आता है। कन्नौज को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला कौन था, राजा हर्षवर्धन। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप एक कंटेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िया। प्राचीन भारत के मोटे मोटे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए, और जो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बचेगा वो PDF फाइल में आपको मिल जाएगा। बट एक आपको क्रम मिल जाएगा कि किस तरह से हमको रिवाइज करके जाना है।
टाइम कम है, स्मार्ट तरीका से आपको पढ़ के जाना है, फ्री माइंड पढ़ के जाना है, प्रेशर नहीं लेना है, परीक्षा आपकी पास हो जाएगी, इतनी बड़ी बात नहीं है। क्लियर? चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ। तो मेरे प्यारे आप यहाँ पर देखिए, आप कुछ वंश में आपके सामने लिखूंगा। चलो पहले एक क्वेश्चन यहाँ क्लियर कर देता हूँ। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ है, तो सीधी सी बात है, त्रिपक्षीय संघर्ष 3 वंशों में लड़ाई हुई है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से 3 वंश शामिल थे? एक गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, एक आपका पाल वंश, एक आपका राष्ट्रकूट वंश। इन 3 कन्नौज की गद्दी को लेकर 3 वंशों में झगड़ा हुआ है और कई सौ वर्षों तक झगड़ा चलता रहा है। कन्नौज की गद्दी को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष कितने वंशों में हुआ? 3 वंशों में झगड़ा हुआ है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट है, नागभट्ट। और पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है, दंती दुर्ग। तब मेरे प्यारे, पाल वंश में एक राजा हुआ है धर्मपाल। पाल वंश में एक राजा हुआ है धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा है। और पाल वंश के राजा कौन से धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महानतम राजा कौन हुआ है? गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महानतम राजा मीरभोज हुआ है। तो मेरे प्यारे, मीरभोज कौन से धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? आदि विरहा की उपाधि धारण की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। यानी एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं की देन है? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं की देन है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं की देन है? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं की देन है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ नोट करने का टाइम नहीं है, पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। सिर्फ आप सिलेबस को सुनिए, लेक्चर को अच्छे से सुनिए आप। चलिए आप चंदेल वंश, मेरे प्यारे, आपने सुना होगा चंदेल वंश, जेजा भुक्ति बुंदेलखंड क्षेत्र इनका हुआ करता था। बुंदेलखंड, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदेल वंश का फाउंडर कौन था? नन्नुक था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? और इस वंश का सबसे महानतम राजा की बात करोगे आप, इस वंश का सबसे महानतम राजा, सबसे शक्तिशाली राजा की बात करोगे तो राजा विद्याधर। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? राजा विद्याधर था। और चंदेल वंश के राजाओं ने कौन सा मंदिर बनवा दिया? खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण। खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं की देन है? खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं की देन है? चंदेल वंश के राजाओं की देन है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्यारे, चंदेल वंश आपका कंप्लीट हुआ। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा, वरना नहीं आएगा। चलिए आप मेरे प्यारे देखिए, आप चौहान वंश की बात करोगे आप तो चौहान वंश का जो फाउंडर हुआ है वो वासुदेव हुआ है। चौहान वंश का फाउंडर वासुदेव है। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा की बात करोगे आप, सबसे शक्तिशाली राजा चौहान वंश का कौन हुआ है? बीसलदेव हुआ है। बीसलदेव, जिसको ललित विग्रह राज भी कहते हैं, सॉरी ललित विग्रह राज में बीसलदेव ये सबसे पावरफुल राजा है। और इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा, अंतिम पावरफुल राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज मेरे प्याचो कितने हुए? 3 हुए हैं। तो ये कौन से नंबर का है? पृथ्वीराज 3rd चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान की बात करोगे आप तो ये आपके जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। तो मेरे प्याचो चंद्रबरदाई ने कौन सी रचना लिखी है? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के दोनों युद्ध लड़े हैं। तराइन का फर्स्ट युद्ध भी लड़ा है, तराइन का सेकंड युद्ध भी लड़ा है। तराइन का फर्स्ट युद्ध कब हुआ? 1191 में। किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन सेकंड तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गया। पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली और अजमेर का राजा था, उसी टाइम गेहड़वाल वंश का राजा कौन था? राजा जयचंद। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, एक दूसरे के समकालीन रहे हैं। तो चलिए आप मेरे प्याचो अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी पीडीएफ फाइल आपको पृथ्वीराज चौहान की भी आपको मिलेगी, देखना आप उससे पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर। चलिए आप
नेक्स्ट देखिए आप, गेहड़वाल वंश की भी बात चल रही थी। गेहड़वाल वंश के संस्थापक की बात करोगे तो मेरे पैचो क्या आएगा, चंद्रदेव आएगा। और इनकी राजधानी भी कहाँ हुआ करती थी, इनकी राजधानी भी कहाँ बनी थी, कन्नौज। गेहड़वाल वंश के राजाओं की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज। और गेहड़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली पावरफुल राजा की बात करोगे आप, सबसे शक्तिशाली राजा, गेहड़वाल वंश का सबसे पावरफुल राजा कौन हुआ है, गोविंद चंद्र हुआ है। गोविंद चंद्र मेरे पैचो, गोविंद चंद्र हुआ है। और इस गेहड़वाल वंश में एक राजा है, अंतिम शक्तिशाली राजा की बात करोगे, अंतिम शक्तिशाली राजा कौन है, राजा जयचंद है, राजा जयचंद। ये इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा है। और ये किसके समकालीन रहा है, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन रहा है। और इसने भी 1194 में कौन सा युद्ध लड़ा है, चंदावर का युद्ध लड़ा है। 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा। और किससे लड़ा, मोहम्मद गौरी से। 1194 में चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को भी नहीं छोड़ा और उत्तरायण के सेकंड में पृथ्वीराज चौहान को भी नहीं छोड़ा। तो जितने भी राजपूत राजा थे, यहाँ आपसी फूट का फायदा, इनकी आपसी फूट का फायदा कौन उठा रहा है, यानी गौरी उठा रहा है और गजनवी उठा रहा है। चलिए आप मेरे पैचो अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी पीडीएफ फाइल आपकी टेलीग्राम पर आपको दे दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ। अभी मैंने आपको चौहान वंश कराया, गेहड़वाल वंश कराया, इसके बाद लिखोगे आप पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक लिख के छोड़ दोगे आप। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक मेरे पैचो कौन था, सिंह विष्णु था। पल्लव वंश के राजाओं ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसकी देन है, पल्लव वंश के राजाओं की देन है। तो चोल वंश का संस्थापक मेरे पैचो कौन था, चोल वंश का संस्थापक कौन है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय है। चोल वंश का फाउंडर कौन था, विजयालय है। और चोल वंश में एक राजा हुआ है राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल, राजेंद्र फर्स्ट, जिसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और एक उपाधि धारण की, गंगेकोट चोल की उपाधि। गंगेकोट चोल की उपाधि क्योंकि पाल वंश के महिपाल को पराजित करके गया। गंगेकोट चोल की उपाधि इसने धारण की। चोल वंश से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा फाउंडर पूछता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछता है। चलिए आप, अगर आपसे सेन वंश का संस्थापक पूछ ले, सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो मेरे पैचो क्या बताओगे आप, सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन था, सामंत सेन। और सेन वंश का सबसे पावरफुल राजा कौन हुआ है, ये सेन वंश भी कहां पर है, बंगाल में है। सेन वंश का संस्थापक कौन हुआ है, सेन वंश का पावरफुल राजा कौन हुआ है, लक्ष्मण सेन, जिसके दरबार में जयदेव रहता है। और जयदेव ने कौन सी एक अपनी टीका लिखी है, गीत गोविंद की टीका किसने लिखी है, जयदेव। और जयदेव किसके दरबार में रहता है, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वंश और देखोगे आप, परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक मेरे प्यारे कौन है, उपेंद्र राज है। उपेंद्र राज, परमार वंश का संस्थापक कौन है, उपेंद्र राज है। परमार वंश का सबसे महान राजा की बात करोगे आप, तो राजा भोज है। तो राजा भोज कौन से वंश के राजा थे, राजा भोज कौन से, इनका क्षेत्र कौन सा हुआ करता था, मालवा इनका क्षेत्र था। परमार वंश के राजाओं की राजधानी कहाँ थी, धारा थी। परमार वंश के राजाओं की राजधानी क्या थी, धारा थी। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। इनका सबसे महान राजा कौन हुआ है, राजा भोज, जिसकी घेर कर हत्या हुई है, जिसमें चालुक्य वंश के भीम फर्स्ट और कलचुरी नरेश ने घेर कर हत्या। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बढ़िया कंटेंट आपके सामने। अब लिखोगे आप चालुक्य वंश, अनिलवाड़ के चालुक्य, ये और लिखोगे आप मेरे प्यारे, अनिलवाड़ के चालुक्य वंश का जो संस्थापक है वो मूलराज फर्स्ट है। मेरे प्यारे कौन है, मूलराज फर्स्ट, ये चालुक्य, अनिलवाड़ के चालुक्य वंश का संस्थापक है। और अनिलवाड़ कहां पर है, गुजरात में है। कहां पर, गुजरात। इसके बाद इनकी राजधानी कहां हुआ करती थी, अनिलवाड़ इनकी राजधानी है। राजधानियों से ही इनकी पहचान होती है मेरे प्यारे, राजधानियों से इनकी पहचान होती है। अब मूलराज फर्स्ट के बाद गद्दी पर आ गया भीम फर्स्ट। ये जो भीम फर्स्ट है ये अपने वंश का सबसे पावरफुल राजा है। चालुक्य
चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ है? भीम फर्स्ट। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने कर दिया? 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी था। जिस टाइम गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया उस टाइम गुजरात का राजा कौन था? भीम फर्स्ट था। कौन था? भीम फर्स्ट। और इस वंश का सबसे अंतिम राजा कौन हुआ है? भीम सेकंड हुआ है। चालुक्य वंश का सबसे अंतिम राजा कौन हुआ है? भीम सेकंड हुआ है मेरे प्यारे, भीम सेकंड। और एक क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ, इसमें आगे बढ़िए आप, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर हम यहाँ पर महमूद गजनवी की बात करते हैं, महमूद गजनवी की बात करोगे आप तो गजनवी मेरे प्यारे जो महमूद गजनवी की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ के भी इसके भी पॉइंट आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। महमूद गजनवी इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार अटैक इसका भारत पर हुआ है महमूद गजनवी। पहला अटैक, इसके फर्स्ट अटैक की बात करोगे तो 1001 ईस्वी में है नगरकोट के विरुद्ध, और 1025 का अटैक करोगे तो अभी आपने लिखा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर किसका आक्रमण था? किसका मंदिर था? शिव मंदिर था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कौन सी सन में हुआ? 1025 में हुआ। और इसका अंतिम आक्रमण की बात करोगे आप तो 1027 में। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 में किसके विरुद्ध है? जाटों के विरुद्ध है। जाटों के विरुद्ध है। ये जो महमूद गजनवी है ये इसके पिता का क्या नाम था? इसके पिता का नाम है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के लिए भी एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आता है। वह प्रथम तुर्की शासक कौन था जिसने भारत पर सबसे पहले अटैक किया? तो महमूद गजनवी का पिता आया था सुबुक्तगीन जयपाल हिंदू शाही वंश के जयपाल के विरुद्ध। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रथम तुर्की शासक जिसने भारत पर अटैक किया वो कौन था? सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी कौन से वंश से बिलोंग करता है? इसके वंश की बात करोगे तो मेरे प्यारे यामनी वंश है। इसका वंश कौन सा है? यामनी वंश। और इसके बाद इसका पुत्र सुबुक्तगीन का पुत्र कौन आया? महमूद गजनवी, जिसने भारत पर कितनी बार अटैक किया? 17 बार अटैक किया। पहला अटैक 1025 सोमनाथ मंदिर, 1027 अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध, मेरे प्यारे जाटों के विरुद्ध। और अल-बरूनी किसके दरबार में आया? अल-बरूनी किसके समकालीन था? महमूद गजनवी के समकालीन था। महमूद गजनवी के समकालीन अल-बरूनी था। और अल-बरूनी ने यहाँ पर कौन सी पुस्तक लिखी? किताबुल हिंद लिखी मेरे प्यारे, किताबुल हिंद लिखी। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। गजनवी का टॉपिक आपका फिनिश। गजनवी से क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर नहीं आएगा, वरना आएगा ही नहीं। चलिए आप अब मोहम्मद गौरी पर भी देख लेते हैं आप। मोहम्मद गौरी पर आपने क्या याद किया है? गौरी पर कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो गौरी का देखोगे आप 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को मूलराज सेकंड ने माउंट आबू पर्वत के निकट हराया। माउंट आबू पर्वत के निकट हराया मेरे प्यारे, निकट हराया। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए। अगर मैं यहाँ 1191 में लिख दूं, यहाँ 1192 में लिख दूं और यहाँ पर 1194 में लिख दूं तो मेरे प्यारे गौरी आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए आप 1191 में कौन सा युद्ध हुआ है? तराइन का फर्स्ट युद्ध है। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, क्योंकि तराइन के सेकंड युद्ध में गौरी की सहायता कौन कर रहा है? राजा जयचंद। लेकिन 1194 में जब चंदावर का युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को भी हराया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा वो सुल्तान था जो लक्ष्मी देवी की पूजा करता था? लक्ष्मी देवी की पूजा कौन सा सुल्तान करता था? तो मेरे प्यारे आपका आंसर क्या आएगा? मोहम्मद गौरी। वह कौन सा मुस्लिम शासक था जो लक्ष्मी देवी की पूजा करता था? मोहम्मद गौरी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान से हारने से पहले मोहम्मद गौरी भारत में किस राजा से हार गया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है मूलराज सेकंड। और कौन से पर्वत के निकट? माउंट आबू पर्वत के निकट। तो गौरी से कोई क्वेश्चन आया तो इनसे बाहर नहीं आएगा। गौरी जब यहाँ से गया तो अपने सारे
प्राण जीतकर अपने किस गुलाम को दे गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया। और मेरे प्यारे यहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। प्राचीन भारत में मोटा मोटा मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप मध्यकालीन भारत की तरफ जा रहे हो। आप देखिए, आप अच्छे कंटेंट के साथ मध्यकालीन भारत इतिहास की दूसरी बुक की तरफ हम जा रहे हैं। तब मेरे प्यारे देखिए आप मध्यकालीन भारत, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मध्यकालीन भारत में से 2 यूनिट पर जोर देना आपको, एक दिल्ली सल्तनत, एक मुगल साम्राज्य। एक दिल्ली सल्तनत मेरे प्यारों, एक दिल्ली सल्तनत। यूनिट वाइज में अपने सिलेबस को आप यूनिट वाइज में डिवाइड करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूनिट वाइज पहली यूनिट इसको मान लो आप, और सेकंड यूनिट मुगल एम्पायर को मान लो आप, तो आपका पूरा मध्यकालीन कंप्लीट हो जाता है मुगल साम्राज्य। और इसी में 2 साम्राज्य और आ जाते हैं छोटे छोटे दक्षिण के, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। तो मेरे प्यारे जीएस के क्वेश्चन आपके दिल्ली सल्तनत से और मुगल एम्पायर से बहुत ज्यादा आते हैं, और ये आपके बहुत 2 यूनिट हैं, इनको आपको अच्छे से फिनिश कर देना है। सारा अच्छे कंटेंट के साथ जो क्वेश्चन वहां आएगा वही स्मार्ट तरीका से आपको पढ़ के जाना है। चलिए आप दिल्ली सल्तनत करते हैं मेरे प्यारे। देखिए आप दिल्ली सल्तनत नोट करो आप इसे। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िया एकदम आपके लिए दिल्ली सल्तनत। तो बहुत मेरे प्यारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आएंगे। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने राज किया है। एक वंश कौन सा आया? गुलाम वंश। इसके बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। इसके बाद कौन सा वंश आया? तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया? सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया? लोधी वंश। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने राज किया है? 5 वंशों ने राज किया है। ये वो 5 वंश हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है कि आप इन 5 वंशों का संस्थापक अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ भी आप लिख सकते हैं। आप क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करें, चाहे आप पे क्वेश्चन नोट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आपको मेरी आवाज आपके कानों तक जानी चाहिए, जिससे कि आपकी परीक्षा फेल ना हो। देखिए आप, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है मेरे प्यारे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और खिलजी वंश का फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मेरे प्यारे बच्चों। तुगलक वंश का फाउंडर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां। और लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी है। पहले ही मैंने आपसे बोल दिया है, क्लास में आपको नोट्स बनाने के लिए विविध एक्सप्रेस की क्लास नोट्स बनाने के लिए नहीं कराई गई है। ये सिर्फ क्लास आपको रिमाइंड कराने के लिए, जितनी भी आपने 2-4 महीने में लॉकडाउन में मेहनत की है, ये लॉकडाउन से पहले ऑफलाइन क्लास में मेहनत की है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको सिर्फ पॉलिश करने के लिए क्लास दी गई है कि मेरे प्यारे बच्चों इन पॉइंटों को भूल कर ना जाएं, इनको आप अच्छे से पढ़ें, रीडिंग कर जाएं। आपके पास, सबके पास इनके नोट्स बने हुए हैं। आपके पास इतिहास के दिशा एकेडमी दादरी चैनल के आपके पास ऑफलाइन ऑनलाइन विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ सारे नोट्स आपके पास हैं। बिल्कुल टाइम के टाइम भ्रमित ना हो, अपने तरीका से चलें, अपने ट्रैक पर रहकर चलें, सही डायरेक्शन में चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ज्यादा से ज्यादा मेटेरियल इकट्ठा करोगे, आज ये आज वो, ये इस तरह से करोगे तो परीक्षा फेल हो जाएगी। स्मार्ट तरीका से कीजिए। जैसे मैंने आपको प्राचीन भारत के बहुत मोटे मोटे पॉइंट बताए, तो अपने रजिस्टर से PDF फाइल से आप उनको एक बार देख लें, वॉच कर लें अच्छे तरीका से, 1-2, 3-3 बार उनको रीडिंग करके जाएं। ऐसे आप दिल्ली सल्तनत को रीडिंग करोगे, मुगल एम्पायर को करोगे, ऐसे हम आगे बढ़ जाएंगे। आधुनिक भारत 1 या 2 दिन में, 2-3 लेक्चर में आपका पूरा फिनिश। और उसके बाद आपका करंट अफेयर्स की मैराथन भी PDF फाइल पूरी लगाकर आपको बता दी जाएगी, कितने अवार्ड, कौन सा अवार्ड, कौन सी नियुक्ति, कौन सा समिति, कौन सा ऑपरेशन, कौन सा कोविड-19, क्लियर, सारे खेल जगत, फिल्म जगत, टोटल आपको यहाँ सब कुछ बता दिया जाएगा। पूरी PDF फाइल आपकी टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, आप वहां से उसको सबको वॉच कर लेना, आप देख लेना। आप चलिए आप, लेकिन आपको क्लास के साथ लास्ट तक बना रहना पड़ेगा, ये बिल्कुल सत्य है। क्लास के साथ बने रहोगे तो आप बिल्कुल परीक्षा को पास कर जाओगे। आप क्लास के साथ नहीं बनोगे तो लेट लतीफ रहोगे, और मेरे प्याचो वहां प्रॉब्लम आपको खड़ी हो सकती है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, यहाँ पर मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के 5 वंश बताए। गुलाम वंश में एक सुल्तान है ऐबक के बारे में आप जो भी कुछ भी जानते हो, आप 1-2 पॉइंट, ज्यादा आपके इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करना है।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी और इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार, इसने कुतुब मीनार की नींव रखी मेरे प्यारे, नींव रखी। और इसमें एक पॉइंट और देखोगे आप, इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। कौन से सुल्तान को लाख बख्श बोला गया है? लाखों में दान करने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, और घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई है चौगान खेलते समय। चौगान या पोलो, चौगान या पोलो मतलब एक ही है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई है। यही ऐसे यूनिक सदाबहार क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, इससे ज्यादा आपके लिए कुछ भी नहीं आता है। चलिए आप इसके बाद दूसरे सुल्तान पर डिस्कस करिए। आप इल्तुतमिश मेरे प्यारे बच्चों, इल्तुतमिश इसे एक बार नोट कर लो आप अच्छे से। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको प्राचीन भारत, अभी थोड़ा टाइम का थोड़ा अभाव है, टाइम ज्यादा हो गया है, तो कल में आपका पूरा दिल्ली सल्तनत और आधुनिक भारत की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को, विविध एक्सप्रेस की क्लास को अब हल्के में न लें। अब बिल्कुल पूरे प्रैक्टिस के साथ मैं आपके सामने आ चुका हूं, और जैसे ही विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ अभी 5, 7, 10 दिन में मैं आपको सब कुछ कराऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक एक टॉपिक यूट्यूब पर भी आपको कराया जाएगा, बढ़िया तरीका से, अच्छे नोट्स, स्मार्ट तरीका से आपको कराया जाएगा। टाइम कम है, स्पीड के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप पूरी PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से आपको पूरी PDF फाइल मिलेगी, हिस्ट्री की भी, ज्योग्राफी की भी, पॉलिटी की भी, साइंस की भी और करंट अफेयर्स की भी। साइंस भी आपकी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगी जैसे आपका इतिहास है, बिल्कुल साइंस का भी कोई क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो आपको यहाँ कराया जाएगा। टाइम कम है तो डिक्टो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएं, परीक्षा आपकी पास हो जाएगी। तब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।